नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए 4 डिक्टेशन एक साथ बोली जाएँगी। ये सिर्फ़ प्रैक्टिस पर्पज़ से है। एग्ज़ाम में आपको कोई भी 2 डिक्टेशन मिल जाएँगी 400 वर्ड की, ठीक? 100% गारंटी नहीं है कि सेम बुक से आएगा, बट पिछले 2 वर्षों का रिकॉर्ड यही कहता है कि इस बुक से बैक टू बैक कोई भी 2 डिक्टेशन उठा ली जाती है, ठीक? तो हम प्रैक्टिस पर्पज़ से 4 डिक्टेशन लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आप लिख डालिए इसलिए, ठीक? रेडी? महोदय, पंजाब के संबंध में मुझे यह कहना है कि अभी कुछ दिन पूर्व वहां पर भाषा का प्रश्न उत्पन्न हुआ। मेरा अपना विचार है कि जब भाषा के आधार पर पंजाब का विभाजन हो गया तो आज पंजाब की भाषा पंजाबी है और यह पंजाब के लोगों को निर्णय करना है कि वह पंजाबी किस लिपि के अंदर लिखी जाए। लेकिन एक बात मैं पंजाब की सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज जब पंजाब के अंदर 45% लोग इस प्रकार के हैं जो यह कहते हैं कि हमारी अपनी मातृभाषा हिंदी है, तो पंजाब की सरकार को अल्पसंख्यकों की भाषा को संरक्षण देने के नाम पर दूसरी भाषा के रूप में हिंदी को मानने के किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इससे दोनों के संबंधों में मधुरता आएगी और किसी प्रकार के अनावश्यक आंदोलन से हमारा सीमावर्ती राज्य बचा रहेगा। जहां तक लिपि का संबंध है, लिपि के संबंध में मैं बलपूर्वक किसी लिपि को समाप्त करने के पक्ष में नहीं हूं। मेरा विचार रहा है कि देश में अपनी लिपियों को सुरक्षित रखते हुए अगर प्रादेशिक भाषाएं किसी एक सामान्य लिपि को वैकल्पिक लिपि के रूप में स्वीकार कर लें तो देश की अनेक भाषाओं को निकट आने में बहुत बड़ी सहायता मिल सकेगी। अगर पंजाब के लोग भी इसी आधार पर विचार कर सके तो मैं समझता हूं कि यह पंजाबी भाषा के हित में और देश की एकता के हित में होगा। पैरा अंतिम बात जिसको कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं वह है प्रश्न जो आज पंजाब और हरियाणा में तनाव का कारण बना हुआ है और वह है चंडीगढ़ का प्रश्न। सभापति जी, आपने देखा होगा कि कल इस प्रश्न को लेकर यहां एक गर्मागर्मी का वातावरण भी उत्पन्न हुआ। इसके लिए मैं मुख्य रूप से केंद्रीय सरकार को दोषी मानता हूं। सरकार की अपनी आदत है कि जो इस प्रकार के विवादास्पद प्रश्न होते हैं उनको लंबा टालने की इसकी प्रवृत्ति बन गई है। सरकार सोचती है कि अगर कोई प्रश्न लंबा टाला जाएगा तो लोग भूल जाएंगे और अंत में तनाव स्वतः ही नहीं रहेगा। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिस जिस प्रश्न को सरकार ने टालना चाहा, चाहे मैसूर महाराष्ट्र का सीमा विवाद का प्रश्न हो, गोदावरी या कृष्णा के जल का झगड़ा हो। पैरा महोदय, पंजाब के अंदर चंडीगढ़ का झगड़ा हो, सरकार ने जिस झगड़े को
टालना चाहा, वह झगड़ा और अधिक उग्र रूप लेकर देश के और सरकार के सामने आया। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस सरकार को आगे के लिए यह परंपरा डालनी चाहिए कि जब भी इस प्रकार के कोई प्रश्न आए तो उन प्रश्नों पर दृढ़ता से विचार किया जाए और तत्काल उनका समाधान किया जाए। वर्षों तक उन प्रश्नों को लटकते छोड़ लोगों को आपस में संघर्ष का अवसर नहीं देना चाहिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जो राष्ट्रीयकरण के समर्थक हैं वे भी राष्ट्रीयकरण को साध्य नहीं मानते। प्रधानमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि अनेक देशों में बैंक सरकार के हाथ में है, लेकिन बैंक सरकार ने ले लिया तो समाजवाद आ गया, ऐसा कोई नहीं कह सकता। जिन देशों में समाजवाद नहीं है वहां बैंक सरकार के हाथ में है। फ्रांस में समाजवाद नहीं है, सरकार ने बैंक ले लिया, और ऑस्ट्रेलिया में बैंक सरकार ने लिए थे, लेकिन बैंक कर्मचारियों के आंदोलन के फलस्वरूप चुनाव में जब नई सरकार बनी तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण समाप्त करना पड़ा। राष्ट्रीयकरण कोई हर रोग की रामबाण औषधि नहीं है और राष्ट्रीयकरण सरकारीकरण में नहीं बदलना चाहिए। पैरा, जिस तत्परता से सरकार ने बैंकों को अपने हाथ में लिया है उससे आर्थिक क्षेत्र में कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। नए नए लोगों में नई नई आशाएं जागी हैं। क्या ये आशाएं पूरी की जा सकेंगी? अगर ये आशाएं पूरी नहीं की गईं तो उनके परिणाम भयंकर होंगे। सहकारिता के क्षेत्र में हमने लोगों में नई आशाएं जगाई हैं। हमारा तंत्र उनको पूरा कर पा रहा है। समाजवाद मात्र इरादा नहीं है। इरादे अच्छे हो सकते हैं, नेक हो सकते हैं, लेकिन जिस मशीनरी के द्वारा, जिस तंत्र के द्वारा वह इरादे व्यवहार में लाने हैं, अगर वह मशीनरी भ्रष्ट है, अगर वह तंत्र अक्षम है, अगर जनता के प्रति उनके हृदय में सहानुभूति नहीं है, तो फिर राष्ट्रीयकरण भी सहकारिता की तरह से एक बदनाम चीज हो जाएगी। सरकार बहुत से कारखाने चला रही है, कुछ अच्छे चल रहे हैं, कुछ बुरे चल रहे हैं, लेकिन कारखाने चलाने के लिए, सरकारी संस्थाएं चलाने के लिए जैसे आदमी हमें चाहिए वैसे आदमी तैयार करने का हमने प्रयत्न नहीं किया है। सार्वजनिक उद्योगों को सफल करना सरल नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, आज जो किसान है, गन्ना पैदा करता है, वह परेशान है कि क्या होगा, हमारा यह व्यापार रहेगा या नहीं रहेगा, उसका यह व्यापार चलेगा या नहीं चलेगा। हम एक तरफ तो यह कहते हैं कि किसानों को गन्ने की ज्यादा कीमत मिले, हम किसानों की सहायता करना चाहते हैं और किसानों से हम यह आशा करते हैं कि वे अधिक पैदा करें, लेकिन दूसरी तरफ किसानों को
जो मिलने वाली चीजें हैं उन पर एक नए कर लगाए जाते हैं। केवल केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि राज्य सरकारें भी कर लगाती रहती हैं। अधिक उपज के लिए किसानों को कुछ चीजों की आवश्यकता है जिनकी पूर्ति करना बहुत आवश्यक है। उनको ऐसे साधन चाहिए जिनको वे खेती में उपयोग कर सकें। पैरा हमारे प्रदेश में बड़े बड़े बांध बने हैं और उनसे बिजली पैदा होती है, लेकिन बिजली घर का कहीं पता नहीं है। बिजली घर यदि बना भी हुआ है तो भी उनको बिजली नहीं मिलती है। नलकूप पड़े हैं लेकिन चालू नहीं किए जा रहे हैं। जहां पर बिजली पहुंची भी है वहां के जो किसान हैं वे भी दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं, लेकिन उनको बिजली नहीं मिलती है। बेचारे किसी तरह से कर्ज लेकर डीजल पंप खरीदते हैं और उससे वे काम चला रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने डीजल तेल पर भी कर बढ़ा दिया है। इसका नतीजा यह होगा कि उनके पंप पड़े रह जाएंगे। फिर आपको कहां से अन्न मिलेगा? आप किसान से यह आशा करते हैं कि वह अधिक अन्न पैदा करके आपको दे, उपज बढ़ावे, लेकिन जो साधन हैं उन पर आप कर लगाते जा रहे हैं। किसान पर आप इतना बोझ डालते जा रहे हैं कि उनके प्रयोग को ही वह भूल जाएगा। पैरा खाद की भी बात की जाती है। आप कारखाने भी खोलना चाहते हैं। दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उनको आप निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ आकर वे खाद के कारखाने खोलें और खाद पैदा करें। क्या खाद आप इसलिए पैदा करना चाहते हैं कि किसान उसको ले जाए और उसकी फसल भस्म हो जाए? कारण यह है कि उसको समय पर पानी तो मिलेगा नहीं। अगर पानी नहीं मिलेगा तो खाद किस काम आएगी? इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उसे पहले पानी दिया जाए। पैरा अध्यक्ष महोदय, मैं आज एक ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूं जो देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। आजकल कृषि पर बहस चल रही है। मैं कल से सुन रहा हूं कई लोगों ने तो सरकार की बड़ी प्रशंसा की है कि वह बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मैं मंत्री महोदय से एक प्रश्न करना चाहता हूं। मार्च में मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि 2 वर्ष में हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा कहने के पीछे उनका आधार क्या है? कौन से उनके पास ऐसे प्रमाण हैं जिनके आधार पर उन्होंने इस प्रकार की घोषणा की है? मैं चाहता हूं कि जब वह उत्तर दें तो इस बात को अपने उत्तर में बताएं। पैरा आप जानते हैं कि इस
देश में 80% लोग खेती करते हैं और उसके बाद भी आज हमारे देश का सम्मान दूसरे देशों में कितना है। आज हम दूसरे देशों से देश के नागरिकों के लिए खाद्यान्नों का आयात काफी मात्रा में कर रहे हैं। खाद्यान्न की स्थिति बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। देश में जहां लोग 80% खेती करते हैं, हम भोजन के मामले में भी आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं। इसके कुछ कारण हैं जिस पर देश के स्वतंत्र होने के बाद से इस सरकार ने कुछ गलतियां की है, जिसका यह परिणाम है कि आज इतने वर्षों के बाद भी हम आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अपने देश में पहला स्थान खेती को न देकर उद्योगों को दिया गया है। उद्योग हमारे देश के लोगों की जीविका का मुख्य साधन नहीं हो सकता है। भोजन की समस्या के हल के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है, उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले पानी की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि देश में सिंचाई पर काफी जोर दिया जाना चाहिए और सिंचाई तथा खाद्य मंत्री एक होना चाहिए। यह मेरी मांग है। पानी के बाद खेती के लिए खाद की भी आवश्यकता होती है। खाद का स्थान दूसरा हो सकता है। आज देश में खाद की बात काफी जोर देकर कही जाती है। यह कहा जाता है कि उपज को बढ़ाने के लिए खाद की आवश्यकता है। बिना खाद के उपज नहीं बढ़ सकती, किंतु खाद कहाँ तक उपज को बढ़ा सकेगी, यह भी देखने और सोचने की ही बात है। एक और एक समन्वयक नीति चाहिए। उम्मीद है डिक्टेशन आपको पसंद आई हो और ऐसी ही सीरीज को मैं आगे बढ़ाऊंगा। 4 डिक्टेशन 3 डिक्टेशन करके एक साथ कंपाइलेशन आपको मिलेगा, ताकि आप इनमें ऐसा नहीं है कि आप इनको बैठ जाए लिखने के बाद आप इनको पढ़ने के लिए बैठ जाए यदि आपके पास समय है तो। अदरवाइज इस सीरीज का एक मोटिव यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैटर एक बार एक वीडियो क्लिक करिए और लिखते चले जाइए नॉन स्टॉप एड ब्रेक के। ठीक। और कोई सुझाव है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। किसी वर्ड की आउटलाइन आपको चाहिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाइए, वर्ड लिख दीजिए, आउटलाइन आपको मिल जाएगी। ठीक। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स।